ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बेटा आज अपने आईसी इंजन के 15वें लेक्चर पे हैं। बस इसके बाद एक और लेक्चर 16वां है। 16 लेक्चर में हमारा आईसी इंजन पूरा होना था और हो भी रहा है। हम लोग बेटा आज क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यविधि, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, समझ। हम लोगों ने 2 स्ट्रोक इंजन की कार्यविधि, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, समझ ली। अब हमें इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है और ये समझना है कि किस किस एरिया में या किस किस जगह पे पेट्रोल इंजन फायदेमंद, 4 स्ट्रोक इंजन फायदेमंद है और कहां कहां पे 2 स्ट्रोक इंजन फायदेमंद है। कहने का मतलब बेटा, हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन की। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, जिसको आप लोग बोलते हैं एसआई इंजन और सीआई इंजन को कंपेयर करेंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल एंड 2 स्ट्रोक साइकिल। कहने का मतलब 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में हम लोग विभेद करेंगे और फिर एक एक पॉइंट को देखेंगे। और अगर आप ये सारे पॉइंट समझ गए तो आप समझिए कि आप 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ जाएंगे। किसी भी गाइड में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के डिफरेंस या कंपैरिजन से रिलेटेड कम से कम आपको 25 सवाल, 20 से 25 सवाल, अगर मान लीजिए किसी गाइड में 300-400 सवाल हैं, 400 करीब या 300 सवाल हैं, तो 20 से 25 सवाल सिर्फ इस पे आधारित होंगे। एग्जाम में आता भी है क्योंकि हम लोग वर्किंग पूरी समझ चुके हैं, समझना बड़ा आसान है। आइए शुरू करते हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक साइकिल में क्या डिफरेंस। आइए हम एक एक पॉइंट बस डिस्कस करेंगे और लास्ट में सारे पॉइंट को एक साथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंपैरिजन बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक साइकिल। वर्किंग साइकिल, क्रिया चक्र। बेटा देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन का क्रिया चक्र हम लोग जानते हैं, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में या क्रैंकशैफ्ट के 2 चक्कर में या क्रैंक के 720 डिग्री घूमने में, क्योंकि एक चक्कर घूमता है तो 360 और 2 चक्कर में 720, तो हम कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक, क्रैंकशैफ्ट के 2 चक्कर या क्रैंक के 720 डिग्री घूमने में पूरी होती है। यहां पे दिख भी रहा है 1 2 3 4। इस दौरान ये क्रैंकशैफ्ट कितना चलेगा? 2 चक्कर। क्रैंकशैफ्ट किसको चला रहा है? आप देख रहे हैं आगे, कैम्पशैफ्ट को चला रहा है कैम्प गियर से। वो सब बातें होंगी। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन का कार्य सिद्धांत है। एक एनिमेशन मैंने लगा दिया है, बाकी डिटेल में आप समझते हैं। लेकिन 2 स्ट्रोक साइकिल है तो क्या होगा? पिस्टन के 2 स्ट्रोक या क्रैंकशैफ्ट का 1 चक्कर या क्रैंक के 360 डिग्री घूमने में पूरा होता है। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट डेफिनेशन ही थी, जहां पे हम लोगों ने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक को विभेद किया था। बस उसी को मैंने यहां लिख दिया है। तो वर्किंग साइकिल इस तरह से होती है, इसको हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा। अब कंस्ट्रक्शनल चेंजेस मींस बनावट में क्या फर्क है, यही असली फर्क होता है और इसी की वजह से परफॉर्मेंस पे फर्क आता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें वॉल्व होते हैं। कितने वॉल्व होते हैं? 2 वॉल्व होते हैं सर। एक होता है इनलेट वॉल्व और एक होता है सर एग्जॉस्ट वॉल्व। लेकिन इस वॉल्व को चलाने के लिए हमारा क्या होता है? इस वॉल्व को चलाने के लिए हमारा होता है वॉल्व मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होता है और वॉल्व मैकेनिज्म होता है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में हम जानते हैं, सरलता के लिए हम लोगों ने क्या किया है? वॉल्व को हटा दिया है। सर वॉल्व को हटा दिया है तो पोर्ट को ले आए हैं, और पोर्ट को ले आए हैं तो बल्कि एक नहीं 3 पोर्ट को ले आए हैं। तो वहां वॉल नहीं होते, पोर्ट्स होते हैं। कितने पोर्ट थे वहां? अगर आपको याद आ रहा हो तो 3 पोर्ट थे। कौन कौन से? इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। लेकिन असली बात क्या है कि यहां पे किसी प्रकार के पोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, मतलब नो पोर्ट मैकेनिज्म। तो अब बनावट के तौर पे अगर आप देखिए कि हम ये कह सकते हैं नो पोर्ट मैकेनिज्म कि सर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व है और वॉल्व मैकेनिज्म है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन को हमने सरल करने के लिए उसका कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि वॉल्व के स्थान पे पोर्ट्स लगा दिए हैं। परंतु सर पोर्ट्स लगाने से फायदा नहीं हुआ है। पोर्ट्स को कार्य करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब नो पोर्ट मैकेनिज्म। और जब पोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है तो सर यही असली फायदा है। आइए थोड़ा सा देखें, तो देख तो चुके हैं। ये हम लोग का देखिए 4 स्ट्रोक इंजन है। ये हमारा क्या है आपको याद होगा, क्रैंक शैफ्ट से ताकत वॉल तक पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म था।
जिसको हम लोग कहते थे वॉल्व मैकेनिज्म, जिसमें क्या था, क्रैंक गियर, कैम गियर, दोनों का एक कंबाइंड नाम दे देते हैं टाइमिंग गियर। उसके बाद कैम शैफ्ट, कैम फॉलोअर, पुश रॉड या ओवरहेड कैम शैफ्ट। वॉल्व मैकेनिज्म जब हम बोलते हैं तो कहने को तो एक शब्द है, पर इसके अंदर 7-8 कंपोनेंट आ जाते हैं। तो इसका मतलब बनावट के रूप में टू स्ट्रोक बहुत सरल हो जाता है और इस वजह से हमें बहुत फायदे मिलते हैं। अभी आगे डिस्कस होगा। इसका मतलब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि 4 स्ट्रोक में वॉल्व होता है और वॉल्व मैकेनिज्म होता है वॉल्व को चलाने के लिए, सही समय पे खोलने और बंद करने के लिए, सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व को। यहां पे सर पोर्ट्स होते हैं, वो सही समय पे खुलते और बंद होते हैं, बट उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो कैसे होता है सर, वो पिस्टन की रिलेटिव पोजीशन या पिस्टन की सापेक्ष स्थिति के हिसाब से खुलते और बंद होते हैं। ये दोनों डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जिसको समझना है, सर कौन सा इंजन ताकतवर होता है। मैंने कहा भाई ताकतवर कैसे कहोगे सर, किसमें ज्यादा पावर मिलेगी। तो मैंने कहा चलो कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 सीसी का मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी है और n बराबर मान लीजिए 5000 आरपीएम है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं 100 सीसी का और n बराबर 5000 आरपीएम का, मतलब सेम स्वेप्ट वॉल्यूम और आरपीएम पे अगर एक 4 स्ट्रोक इंजन चले और सेम स्वेप्ट वॉल्यूम और आरपीएम पे एक 2 स्ट्रोक इंजन चले तो कौन ज्यादा ताकत देगा, किसकी शक्ति ज्यादा होगी, किसका पावर आउटपुट ज्यादा होगा। हमारी थ्योरी हमें दिखा रही है यहां पे कि पावर आउटपुट ज्यादा होगा 2 स्ट्रोक, तो 2 स्ट्रोक की ताकत ज्यादा हो। देखो समझने की कोशिश। सपोज कीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं पेट्रोल इंजन को। सपोज कीजिए हमारे पास 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है। अब अगर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है और 100 सीसी का है तो समझिए क्या होगा, वो 100 सीसी चार्ज लेगा एक बार में सक्शन स्ट्रोक के दौरान, उसको कंप्रेस करेगा, उसको जलाएगा और ताकत पाएगा। लेकिन अगर ये 2 स्ट्रोक इंजन है तो ये 1 मिनट में कितनी बार ताकत देगा। तो 2 स्ट्रोक इंजन हर चक्कर में ताकत देता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में ये 5000 बार ताकत देगा। 2 स्ट्रोक इंजन 1 मिनट में 5000 बार ताकत देगा और खाएगा क्या, 100 सीसी पेट्रोल या पेट्रोल और एयर का मिक्सचर खाएगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर मान लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो हम लोग जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन 2 बार चक्कर लगाएगा तो 1 बार ताकत देगा। तो 4 स्ट्रोक इंजन क्या करेगा, 4 स्ट्रोक इंजन 5000 बार ताकत नहीं देगा, वो 2500 बार या 2500 बार ताकत देगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, सेम स्वेप्ट वॉल्यूम के अगर 2 इंजन हैं और उनका आरपीएम भी सेम है तो 4 स्ट्रोक इंजन उस फ्यूल को जला के जो ताकत देगा वो 2500 बार देगा और 2 स्ट्रोक इंजन उस फ्यूल को जला के जो ताकत देगा वो 5000 बार देगा। इसका मतलब अगर हम कहें सीधे सीधे गणित की भाषा में तो 2 स्ट्रोक इंजन डबल ताकत देगा। तो 2 स्ट्रोक इंजन की पावर ज्यादा होती है। अभी ज्यादा होती है सर, कितनी होती है, तो अब जरा मैं शब्द जो लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकली डबल। देख रहे हैं आप कि ये 1 मिनट में 5000 बार ताकत देगा और ये 1 मिनट में 2500 बार ताकत देगा। जलाएगा क्या, वही पेट्रोल, 100 सीसी पेट्रोल लेगा हर बार और 2-2 बार में 1 बार ताकत देगा। 2 बार चक्कर लगाए 1 बार ताकत देगा और ये वाला हर चक्कर में ताकत देगा। तो पावर किसकी ज्यादा हो रही है, 2 स्ट्रोक की। कितनी ज्यादा हो रही है, दुगनी हो रही है। लेकिन मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, थ्योरेटिकली डबल, इसका मतलब सैद्धांतिक रूप से दुगनी। जब हम कहते हैं सैद्धांतिक रूप से दुगनी तो एक तरह से हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है, जबकि ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब आगे चल के हम इस पॉइंट को थोड़ा करेक्ट करेंगे। 2 स्ट्रोक की ताकत ज्यादा होती है ये तो तय है, थ्योरेटिकली दुगनी हो रही है, बट प्रैक्टिकली या एक्चुअली दुगनी नहीं होगी, दुगनी थोड़ी कम होगी। तो जब आगे बढ़ेंगे तो इसको समझाएंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकली डबल, बट यहां पे लिख दे रहे हैं क्योंकि हम आपके बाद में सही करेंगे, बट प्रैक्टिकली डबल नहीं होती। लेकिन एक चीज तो तय होती है, प्रैक्टिकली डबल से थोड़ी कम होती है। कितनी होती है भी आगे जो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आएंगे। लेकिन एक चीज तय है कि 2 स्ट्रोक इंजन की पावर ज्यादा होती है या ताकत ज्यादा होती है। 100 सीसी का अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो मे बी आपको 16 किलोवाट दे और 100 सीसी का अगर 4 स्ट्रोक इंजन है हो सकता है 8 ना देके 9-10 दे। ताकत ज्यादा होगी 2 स्ट्रोक इंजन की, डबल नहीं होगी, डबल से थोड़ी कम होगी। क्या कितनी कम होगी थोड़ा सा देखेंगे। नॉर्मली कहा जाता है बेटा प्रैक्टिकली 1.7 टाइम्स, मतलब अगर 100 सीसी का इंजन 4 स्ट्रोक है वो 10 किलोवाट दे रहा है
तो 2 स्ट्रोक 17 किलोवाट देगा। 1.7 गुना 20 नहीं देगा, क्योंकि थ्योरी कहती है 20 किलोवाट देगा। 4 स्ट्रोक इंजन अगर सेम स्वेप्ट वॉल्यूम और सेम आरपीएम का है, तो 4 स्ट्रोक इंजन अगर 10 किलोवाट दे रहा है तो 2 स्ट्रोक को 20 किलोवाट देना चाहिए, क्योंकि 20 किलोवाट न देखे वो 17 किलोवाट देता है। क्यों ऐसा होता है, आगे इसका लॉजिक क्लियर होगा। लेकिन एक चीज तय है, 2 स्ट्रोक इंजन शक्तिशाली होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कम शक्तिशाली होते हैं। लेकिन ऐसा कहते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कंपैरिजन जब हो रहा है तो सेम स्वेप्ट वॉल्यूम और सेम आरपीएम के इंजन की बात हो रही है। अंडरस्टूड है ना बेटा? ये कहा नहीं जाता लेकिन माना जाता है। तो इसका मतलब 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावरफुल है और 4 स्ट्रोक इंजन कम पावरफुल है। 2 स्ट्रोक इंजन दुगना ताकतवर है अगर सेम कैपेसिटी हो, सेम स्वेप्ट वॉल्यूम हो और सेम आरपीएम हो। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डिजाइन के हिसाब से बताइए कौन सा जटिल होगा। 4 स्ट्रोक इंजन जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स की हिंदी होती है बेटा जटिल। और 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो सिंपल का मतलब होता है सरल। तो डिजाइन के हिसाब से 2 स्ट्रोक इंजन सरल होता है और 4 स्ट्रोक इंजन जटिल होता है। क्यों? पीछे देख चुके हैं सर। 4 स्ट्रोक इंजन है तो वॉल्व हैं, और वॉल्व हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर, वॉल्व तो बहुत जटिल नहीं होते हैं। यहां वॉल्व हैं तो वहां पोर्ट है। लेकिन सर यहां पे वॉल्व को चलाने के लिए वॉल्व मैकेनिज्म है, और जब हम कहते हैं वॉल्व मैकेनिज्म है सर तो उसमें 8-10 कंपोनेंट आ जाते हैं। तो मानी बात है उन 8-10 कंपोनेंट को लगाने में तो तामझाम बढ़ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो जटिल है डिजाइन की दृष्टि से, और 2 स्ट्रोक इंजन सरल है। 2 स्ट्रोक इंजन चूंकि सरल क्यों है? क्योंकि वहां वॉल्व तो है नहीं, पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स को चलाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उसकी बनावट ही में सरलता आई है, पोर्ट्स की वजह से आई है। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, अभी आगे देखेंगे। तो इसका मतलब अभी तक के 4 पॉइंट्स में हम लोगों ने देख लिया कि 2 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें वॉल्व मैकेनिज्म न होने के कारण इनकी जो कंस्ट्रक्शन है या इनकी जो बनावट है वो सरल है, जबकि 4 स्ट्रोक की बनावट थोड़ी जटिल है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन दुगना ताकत देता है सैद्धांतिक रूप से 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा ताकत देता है अगर सेम स्वेप्ट वॉल्यूम और आरपीएम है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में की तुलना में 2 स्ट्रोक ज्यादा पावर दे रहा है, और 2 स्ट्रोक सरल भी है। तो एक तरह से 2 स्ट्रोक जीत रहा है, 4 स्ट्रोक हार रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो 2 स्ट्रोक सरल भी है और ताकत भी ज्यादा दे रहा है। 4 स्ट्रोक जो है झंझटिया है, डिजाइन भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कंपोनेंट भी ज्यादा हैं और कम ताकत दे रहा है। तो क्लियर दिख रहा है कि 2 स्ट्रोक जीत रहा है और 4 स्ट्रोक हार रहा है। तो फिर सर 4 स्ट्रोक क्यों यूज करते हैं? 2 स्ट्रोक करना चाहिए। मैंने कहा अभी तो आगे चलिए, अभी 4 पॉइंट हुए हैं, अभी तो आगे बढ़ना है। आइए अब 5वें पॉइंट पे आते हैं। अब बात आई फ्लाईव्हील की। सर किसकी फ्लाईव्हील हल्की होगी, किसकी फ्लाईव्हील भारी होगी? तो मैंने कहा देखो बेटा 4 स्ट्रोक की फ्लाईव्हील भारी होगी और 2 स्ट्रोक की फ्लाईव्हील हल्की होगी। इस बात को मैंने शुरू में जब फ्लाईव्हील पढ़ाया था आपको बेटा वहां पे, तो मैंने बताया था फ्लाईव्हील की अगर बात करें तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में से किसकी फ्लाईव्हील भारी होगी, तो हमने कहा था 4 स्ट्रोक की हैवी होगी और 2 स्ट्रोक की लाइट होगी। आज हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि हम लोगों ने जब इंजन के कंपोनेंट डिस्कस किए थे वहां पे मैंने 3 डिस्कस किए थे कि 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में किसकी फ्लाईव्हील हैवी, किसकी लाइट। फिर मैंने किया था एसआई इंजन और सीआई इंजन में किसकी हैवी, किसकी लाइट। और फिर हमने किया था सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर में किसकी हैवी, किसकी लाइट। तो आप जाके उस फ्लाईव्हील वाले वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो 4 स्ट्रोक की हैवी होती है और 2 स्ट्रोक की लाइट होती है, यहां पे लिखा भी है, वो क्यों। तो आइए जरा देखा जाए। तो बेटा देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। हम जानते हैं 4 स्ट्रोक का एक क्रिया चक्र, 4 स्ट्रोक का एक क्रिया चक्र मतलब एक वर्किंग साइकिल कितनी देर में पूरी होगी? पिस्टन के 4 स्ट्रोक, या कह सकते हैं क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में, या कह सकते हैं क्रैंक के 720 डिग्री घूमने पे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई 10 किलोवाट का इंजन है। अगर वो 10 किलोवाट का इंजन 4 स्ट्रोक है तो जरा देखिए, जब हम लोग फ्लाईव्हील पढ़ते हैं बेटा आप थ्योरी ऑफ मशीन में, तो वहां पे आप लोग पढ़ते हैं टी थीटा डायग्राम, टॉर्क एंड क्रैंक एंगल डायग्राम। तो अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन 10 किलोवाट का है और जो इस प्रकार से काम करता है, इसका टी थीटा डायग्राम खींचे तो कुछ इस तरह से आएगा। इधर हम ले रहे हैं थीटा, थीटा मतलब क्रैंक एंगल, और इधर हम ले रहे हैं टॉर्क टी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। अब 4 स्ट्रोक इंजन का क्रिया चक्र, एक बार पावर मिलने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन को 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं क्रैंकशाफ्ट को। 4 स्ट्रोक इंजन के क्रैंकशाफ्ट को 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब 720 डिग्री घूमना पड़ता है
होता क्या है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया थ्योरेटिकली, या 180 डिग्री घुमा तो सक्शन, तो सक्शन के दौरान पावर मिलती तो नहीं है बल्कि खर्च होती है, तो सक्शन हो गया 180 तक, तो 180 तक में सक्शन हुआ। इसके बाद हुआ कंप्रेशन, इसके बाद मिली पावर और फिर मिला एग्जॉस्ट। तो ये जो हमारा एक वर्किंग साइकिल है, इसको कंप्लीट करने में क्रैंक कितना घूमा, क्रैंक का रोटेशन लगा 720 डिग्री। इसका मतलब ये आधा चक्कर पावर खर्च हुई, ये आधा चक्कर पावर खर्च हुई। लेकिन इसके बाद ये कौन सा है, तो बेटा ये समझ रहे हैं, ये सक्शन, ये कंप्रेशन, ये पावर। पावर स्ट्रोक में पावर मिली, इसी पावर से हमने आउटपुट पे जो लोड लगा है उसको किया, ये खर्चे निकाले और एग्जॉस्ट पे फिर ताकत लगती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आईसी इंजन में जब 4 स्ट्रोक होते हैं तो सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में पावर खर्च होती है, और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में पावर खर्च होती है। पावर स्ट्रोक में या एक्सपेंशन स्ट्रोक में पावर मिलती है। अब हमें 1.5 चक्कर के बाद पावर मिलेगी। आधा चक्कर हमने अपनी ताकत से चलाया या फ्लाईव्हील की ताकत से चलाया, फिर आधा चक्कर अपनी ताकत से चलाया, फिर हमें पावर मिली इस आधे चक्कर में 180 डिग्री में। पर ये जो ताकत मिली ये फ्लाईव्हील ने अपने इनर्शिया कारण स्टोर कर ली। अब इसके बाद ये आधा चक्कर और अगली साइकिल का फिर ये चक्कर और फिर ये चक्कर चलाएगा, तब फिर से पाएगा। मतलब ये पावर स्ट्रोक अब आधा चक्कर, ये आधा चक्कर और ये आधा चक्कर, 1.5 चक्कर के बाद आएगा। तो हर 2 चक्कर में से आधे चक्कर में पावर मिलेगी और 1.5 चक्कर उसको चलना पड़ेगा इनर्शिया से। इसका मतलब कि जो एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस है फ्लाईव्हील, उसका इनर्शिया इतना होना चाहिए कि वो 1.5 चक्कर के बराबर इनर्शिया स्टोर करे, 1.5 चक्कर चलाए और फिर अगले चक्कर में, आधे चक्कर में फिर पावर मिल जाएगी। जबकि अगर यही चीज हम करें और हम कहें नहीं साहब हमारा 10 किलोवाट का इंजन है 2 स्ट्रोक, अब अगर हमारा 10 किलोवाट का इंजन 2 स्ट्रोक है तो क्या करेगा, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, या कह सकते हैं क्रैंकशाफ्ट के 1 रिवोल्यूशन में, या क्रैंक के 360 डिग्री घूमने में पावर देगा। इसका मतलब अगर 2 स्ट्रोक का टी थीटा डायग्राम खींचेंगे तो इसकी वर्किंग साइकिल कितने देर में खत्म हो जाएगी, 180 डिग्री में, सॉरी 360 डिग्री में। इसकी वर्किंग साइकिल चल रही है 2 चक्कर या क्रैंक के 720 डिग्री में, इसकी वर्किंग साइकिल चलेगी 360 में। अब अगर इसको हम लोग इस तरह दिखाने की कोशिश करें, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अब अगर दोनों 10 किलोवाट के हैं तो मानी बात है कि जो आउटपुट है वो दोनों सेम देंगे, ये 10 किलोवाट है। लेकिन इस केस में क्या होगा, केस में थोड़ा सा ये यहां पे 360 यहां पे मान, इस केस में आपको पिस्टन के 2 स्ट्रोक अर्थात क्रैंकशाफ्ट का 1 चक्कर, तो 180 डिग्री में पावर मिलती रहेगी। इसका मतलब आपको हर चक्कर में पावर मिलेगी। तो जो आपको एनर्जी स्टोर करनी है वो आधे चक्कर में मिल रही है, आधे के लिए स्टोर करनी है, तो फ्लाईव्हील की साइज कम होगी। अब सपोज कीजिए हमारा 6 स्ट्रोक इंजन होता, 6 स्ट्रोक इंजन और ज्यादा टी थीटा डायग्राम होता, तो जितना ज्यादा क्रैंक रोटेशन के बाद हमें पावर मिलेगी उतनी बड़ी फ्लाईव्हील होगी। इसको मैंने समझाया था आपको बेटा। अगर हमारे घरों में पानी 24 घंटे में से 12 घंटे आए, 1-1 घंटे रुक रुक के 12 घंटे आए, तो हम जो पानी स्टोर करेंगे वो कम करेंगे। लेकिन अगर कुल 1 घंटे आए, 23 घंटे ना आए, तो हम पानी ज्यादा स्टोर करेंगे। और अगर कंटिन्यूअस आता रहेगा तो हमें पानी स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब पावर जितना रुक रुक के आएगी, जितना ज्यादा रुक रुक के आएगी, उसको स्टोर करने के लिए उतनी बड़ी फ्लाईव्हील की जरूरत होगी। यहां पावर क्या हो रही है, 1.5 चक्कर के बाद पावर आ रही है, और जब आ रही है तो फिर 1.5 चक्कर के बाद आएगी। बट यहां क्या हो रही है, हर आधे चक्कर के बाद पावर आ रही है। अगर हर आधे चक्कर के बाद पावर आ रही है, इसका मतलब जो पावर स्टोर करनी है वो कितना स्टोर करनी है, बस उस आधे चक्कर के लिए। तो फ्लाईव्हील तुलनात्मक रूप से आधे इनर्शिया की होगी 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक की तुलना में। तो अगर 5वां पॉइंट देखें कि फ्लाईव्हील किसकी हल्की होगी, 2 स्ट्रोक की, फ्लाईव्हील किसकी भारी होगी, 4 स्ट्रोक की, फॉर सेम पावर आउटपुट। अगर 10 किलोवाट का इंजन है, तो अब अगर 5 पॉइंट तक हम आपसे बात करें कि 10 किलोवाट का एक 2 स्ट्रोक इंजन है, 10 किलोवाट का एक 4 स्ट्रोक इंजन है, कौन सा भारी होगा सर, 4 स्ट्रोक वाला भारी होगा। क्यों सर, इसमें वॉल्व है, वॉल्व मैकेनिज्म है, वॉल्व मैकेनिज्म की वजह से पार्ट्स बढ़ गए तो भार बढ़ गया। और यहां पे क्या है सर, वॉल्व मैकेनिज्म नहीं है तो हल्का हो गया, और साथ साथ सर फ्लाईव्हील भी इसकी हल्की है, इसकी फ्लाईव्हील भी भारी है। तो अभी तक अगर हम 5 पॉइंट को डिस्कस करें तो इस 5 पॉइंट में 2 स्ट्रोक फायदा उठा रहा है। संरचना जटिल है, वॉल्व मैकेनिज्म है नहीं, फ्लाईव्हील हल्की है, पावर आउटपुट डबल है, दुगना है, थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से। ओके, तो सर इसका मतलब तो 4 स्ट्रोक जीत गया है, 4 स्ट्रोक होने चाहिए सारे इंजन। लेकिन सर सुना है ट्रक का इंजन, कार का इंजन, बाइक का इंजन तो 4 स्ट्रोक होते हैं।
तो टू स्ट्रोक इतना अच्छा है हर तरह से, तो अभी तक आप देख रहे हैं कि फोर स्ट्रोक पिछड़ रहा है और टू स्ट्रोक जीत रहा है पूरे तरह से। बट आगे चल के अभी एक फैक्टर आएगा जहां पे फोर स्ट्रोक तेजी से जीत जाएगा और टू स्ट्रोक डाउन पड़ जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो हम लोगों ने बेटा फ्लाईव्हील की बात कर ली, अब हम लोग चलते हैं फ्लोर स्पेस। जमीन पे कौन ज्यादा स्थान घेरेगा। हमारा इंजन हम कैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉम्पैक्ट हो, थोड़ा सा कम जगह घेरे। तो भाई जिस इंजन में कंपोनेंट ज्यादा होंगे, जिसकी फ्लाईव्हील भारी होगी, तो जगह बड़ा भी होगा, उसको बैठाने के लिए, उसको रखने के लिए जगह ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फ्लोर स्पेस कौन ज्यादा घेरेगा, फोर स्ट्रोक। तो फोर स्ट्रोक ज्यादा जगह घेरता है और टू स्ट्रोक कम जगह घेरता है, फिर जीत गया टू स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक की संरचना सरल है क्योंकि इसमें वॉल्व मैकेनिज्म नहीं होता है। टू स्ट्रोक कम स्थान घेरेगा, टू स्ट्रोक जो है उसकी फ्लाईव्हील भी हल्की है और टू स्ट्रोक जो है ज्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब अभी तक के जो हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 1 से लेके 6, पहला पॉइंट तो डिस्कस किया कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कि 4 स्ट्रोक में, उसको छोड़ दीजिए तो सभी पांचों पॉइंट में टू स्ट्रोक जीत रहा है। टू स्ट्रोक की संरचना सरल है, टू स्ट्रोक में वॉल्व मैकेनिज्म नहीं होता है, टू स्ट्रोक में फ्लाईव्हील हल्की होती है, टू स्ट्रोक इस वजह से स्थान भी कम घेरता है, इसका वजन भी कम होता है। तुलनात्मक रूप से 10 किलोवाट का एक 4 स्ट्रोक इंजन होगा, 10 किलोवाट का 2 स्ट्रोक इंजन होगा, तो कौन सा हल्का होगा, हल्का होगा 2 स्ट्रोक, भारी होगा 4 स्ट्रोक। और हल्का भी है और ताकत भी ज्यादा देगा, पावर आउटपुट डबल और है हल्का, तो बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। तो बेटा हम लोगों ने 6 पॉइंट देख लिए और 6 में ये देखा कि अभी तक तो 2 स्ट्रोक का बोलबाला है और 4 स्ट्रोक पिछड़ रहा है। आइए अब स्टार्टिंग, जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हमने कहा बेटा हम लोग नॉर्मली बाइक में किक मारते हैं, या हम लोग सेल्फ या चाबी से स्टार्ट करते हैं, या हम लोग हैंडल मारते हैं। तो अब बेटा जो इंजन भारी होगा उसको स्टार्ट करने के लिए जो क्रैंकिंग करेंगे या क्रैंक को चलाएंगे या इसको स्टार्ट करने के लिए जो सक्शन कंप्रेशन बाहर से देंगे, इसमें ज्यादा ताकत लगेगी। जो इंजन भारी होगा उसको चलाने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी। तो स्टार्टिंग को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियली आप टॉर्क देंगे, उसको चलाने के लिए जो आप ये देंगे टॉर्क, वो ज्यादा कब लगेगा, भारी इंजन में ज्यादा लगेगा, हल्के इंजन में कम लगेगा। तो भारी इंजन कौन सा है, 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक की स्टार्टिंग में ज्यादा ताकत लगेगी, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और 2 स्ट्रोक की स्टार्टिंग इजी है। क्यों, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन हल्का है, उसकी फ्लाईव्हील भी हल्की है, ओवरऑल हल्का है। तो हल्का इंजन उसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग एफर्ट लगेगा या प्रयास जो करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग इज इजी किसकी, 2 स्ट्रोक, और स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट किसकी, 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन की स्टार्टिंग मुश्किल है और 2 स्ट्रोक इंजन की स्टार्टिंग तुलनात्मक रूप से आसान है। इसके पीछे भी लॉजिक वही है कि 4 स्ट्रोक इंजन भारी है, फ्लाईव्हील भी भारी है, ओवरऑल ये वजनी है, और 2 स्ट्रोक इंजन तुलनात्मक रूप से हल्का है फॉर सेम आउटपुट। 10 किलोवाट का 2 स्ट्रोक इंजन और 10 किलोवाट का 4 स्ट्रोक इंजन, और 4 स्ट्रोक इंजन भारी है और 2 स्ट्रोक इंजन हल्का है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यहां पे भी 2 स्ट्रोक जीत गया। तो अभी तक देखिए 2 स्ट्रोक के फायदे क्या हो रहे हैं, ये हल्का है, इसमें कंपोनेंट कम है, ये स्थान भी कम घेरता है, इसकी स्टार्टिंग भी इजी है और ये ताकत दुगनी देता है। तो अभी तक हम लोगों के 2 स्ट्रोक के फायदे ही दिख रहे हैं, आगे हम समराइज करेंगे, फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा कंप्रेशन रेशियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। सर ये कंप्रेशन रेशियो क्या अलग होगा, मैंने कहा देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। कंप्रेशन रेशियो 4 स्ट्रोक का ज्यादा है, 2 स्ट्रोक का कम है। सर कंप्रेशन रेशियो से पेट्रोल डीजल होता है, आपने बताया है कि पेट्रोल इंजन में या एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है सर 6 से 12, मैंने कहा यस। और आपने बताया सर डीजल में या सीआई इंजन कह लीजिए, इसमें कंप्रेशन रेशियो होता है 16 से 24, मैंने कहा यस। तो कंप्रेशन रेशियो कम होगा कि ज्यादा होगा, ये तो हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल में पढ़ा है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में तो पढ़ा नहीं है। तो मैंने कहा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यहां आप पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आगे चीजें क्लियर होंगी। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन में तुलनात्मक अध्ययन करके दिखाता हूं कि कंप्रेशन रेशियो किसका ज्यादा है किसका कम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है ना। आइए तो आइए देखें 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का इंजन का कंप्रेशन रेशियो के बारे में थोड़ी सी बात करें। अब सपोज कीजिए बेटा, एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि जो कंप्रेशन रेशियो होता है आरसी, वो होता है वीएस प्लस वीसी बटे वीसी। वीएस है स्वेप्ट वॉल्यूम और वीसी है क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, अब मान लीजिए 2 इंजन हैं, एक 4 स्ट्रोक है और 2 स्ट्रोक है, दोनों का स्वेप्ट वॉल्यूम सेम है। मान लीजिए ये है स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी, स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी का मतलब समझ रहे हैं आप ये, और ये हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है बिल्कुल इसके सामने, ये टीडीसी है और मान लीजिए ये वीडीसी है, इसका भी स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है 100 सीसी।
मींस दोनों इंजन जो हैं सेम स्वेप्ट वॉल्यूम के हैं, दोनों इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम सेम है। और मान लीजिए 100 सीसी है, ये भी 100 सीसी है, और इसका क्लियरेंस वॉल्यूम मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 सीसी है, क्लियरेंस वॉल्यूम इसका 10 सीसी है, और इसका क्लियरेंस वॉल्यूम भी जो है वो 10 सीसी है। इसका मतलब हमने ज्योमेट्रिकली बिल्कुल सेम सिलेंडर लिए हैं। एक 4 स्ट्रोक इंजन लिया है जो ज्योमेट्री में 2 स्ट्रोक इंजन के सेम है। तो सर अगर सब चीज सेम है तो कंप्रेशन रेशियो सेम आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। तो थ्योरेटिकली तो कंप्रेशन रेशियो सेम आ गया। इसका कंप्रेशन रेशियो निकाले क्या आएगा, VS प्लस VC, VS प्लस VC बटे VC, तो हो गया 100 और 10 110, और 110 बटे 10 तो आ गया 11। तो 4 स्ट्रोक वाले का, ये 4 स्ट्रोक है बेटा देखो, और ये 2 स्ट्रोक है, ढांचा पहचान रहे हो। तो 4 स्ट्रोक वाले का क्या आ गया, 4 स्ट्रोक वाले का आ गया 11। 2 स्ट्रोक वाले क्या आएगा सर, 2 स्ट्रोक का भी 11 आएगा। कैसे निकलेगा सर, 100 है और ये 10 है, तो 100 प्लस 10 बटे 10। तो थ्योरेटिकली तो सेम है, अरे होगा भी सेम क्योंकि ज्योमेट्रिकली सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली या इफेक्टिवली ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग जो अगर अंदर की बात करें तो इफेक्टिवली या प्रभावी जो होगा, प्रभावी कंप्रेशन रेशियो 2 स्ट्रोक का कम होगा, 4 स्ट्रोक का ज्यादा होगा। कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करें। बेटा देखिए यहां पे सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन नीचे आया, जब पिस्टन नीचे पहुंचा सक्शन स्ट्रोक के दौरान, उसके बाद इनलेट वॉल्व बंद हो गया। सक्शन स्ट्रोक के दौरान कंप्रेशन वॉल्व बंद था, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद था। अब जब पिस्टन नीचे से ऊपर चलेगा तो व्हाट इज द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, 110। कंप्रेशन रेशियो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन कितना है सर, इसके ऊपर 100 प्लस 10 110, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब आप टीडीसी पे पहुंच गए अब कितना है 10, तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन 110 और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन 10। यही तो परिभाषा थी। अब जरा 2 स्ट्रोक इंजन को देखिए। 2 स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन यहां से ऊपर चलेगा, मींस पिस्टन बीडीसी से ऊपर चलेगा, जब पिस्टन बीडीसी से ऊपर चलेगा बेटा, जब पिस्टन बीडीसी से ऊपर चलेगा तो क्या कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, नहीं सर। जब पिस्टन बीडीसी से ऊपर चल रहा है तो ट्रांसफर पोर्ट खुला है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला है, कंप्रेशन तो नहीं हो पाएगा। अब मैं जरा इसको मिटाता हूं और फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। तो अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा यहां पे एक तरह से बीडीसी था और ये हमारा टीडीसी था। अब वास्तव में तो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम ये 100 है और ये 10 है, तो सैद्धांतिक रूप से तो कंप्रेशन रेशियो 11 है, लेकिन वास्तव में कंप्रेशन कब शुरू होगा, वास्तव में कंप्रेशन शुरू तब होगा जब पिस्टन ऊपर उठेगा। और जब पिस्टन ऊपर उठेगा तो पहले क्या करेगा, पहले ट्रांसफर पोर्ट को बंद करेगा, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद करेगा, और उसके बाद जब चलेगा तो वास्तविक कंप्रेशन कब होगा, वास्तविक कंप्रेशन इसके बाद होगा। इसका मतलब अब अगर हम निकालें प्रभावी कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन स्ट्रोक तो अब शुरू हो रहा है जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया। एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया, अब अगर हम देखें तो क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है 10, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, अब 100 नहीं है, स्वेप्ट वॉल्यूम 100 से कम हो गया। स्वेप्ट वॉल्यूम तो 100 तब था थ्योरेटिकल रूप में जब पिस्टन बीडीसी पे था, लेकिन जब पिस्टन बीडीसी पे तो कंप्रेशन, वास्तविक कंप्रेशन कब शुरू हो रहा है, जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो रहा है। इसका मतलब कि जो इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो है, तो बेटा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं किताबों में, इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो। इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो 2 स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, VS प्लस VC बटे VC। तो VC तो 10 है, उसमें तो परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन VS बढ़ गया कि घट गया, VS घट गया। 100 है तो 70 बचा, 100 था, लेकिन अब जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हुआ उसके बाद जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो 100 तो बचा नहीं, मान लो 70 बचा, तो क्या हो जाएगा, VS मान लीजिए 70 है प्लस 10 बटे 10, तो क्या हो गया 80 बटे 10, तो कितना आ गया 8। और वैसे भी अगर आप देखिए तो VC तो कांस्टेंट है, VC तो बहुत बदलाव हुआ नहीं है, और VS घट गया। अगर VS घट गया और VC कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो घट जाएगा। इसका मतलब अगर वो पूछ रहा है कि कंप्रेशन रेशियो किसका ज्यादा है, 4 स्ट्रोक का ज्यादा है, 2 स्ट्रोक का कम है, लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिलेंडर पिस्टन लिए हैं, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम सेम है, लेकिन 2 स्ट्रोक की वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से पिस्टन जब बीडीसी से ऊपर उठता है तो सच्चा कंप्रेशन शुरू नहीं होता। जब पिस्टन बीडीसी से ऊपर उठता है सबसे पहले वो ट्रांसफर पोर्ट बंद करता है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट पोर्ट बंद करता है। जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद कर देता है उसके बाद असली कंप्रेशन शुरू होता है। इस दौरान स्वेप्ट वॉल्यूम घट चुका है, और स्वेप्ट वॉल्यूम घट चुका है तो कंप्रेशन रेशियो घट गया है। यहीं से 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक के ऊपर बाजी मारना शुरू कर, ठीक है। आइए देखते, इसका मतलब हमारा
8वां पॉइंट अगर पूछे कंप्रेशन रेशियो किसमें ज्यादा होता है तो सर प्रभावी या इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो 4 स्ट्रोक का ज्यादा होता है। अब इसी से आगे की पढ़ाई बढ़ती है। अब आपको याद होगा थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो। हमने ये बताया था कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब दो ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हैं, ज्योमेट्रिकली तो सिमिलर हैं, दोनों का वीएस सेम है, दोनों का वीसी सेम है, तो दोनों का क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो तो 11 था, परंतु 2 स्ट्रोक का इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम घट गया, तो इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो कम है, तो थर्मल एफिशिएंसी किसकी कम हो जाएगी? थर्मल एफिशिएंसी तो हम कह सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक विल बी लेस देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक। क्यों भाई? सिलेंडर सेम है सब कुछ सर, दोनों कंप्रेशन रेशियो थ्योरेटिकली सेम है, बट प्रैक्टिकली या प्रभावी रूप से 2 स्ट्रोक का कंप्रेशन रेशियो कम है। कंप्रेशन रेशियो प्रभावी कम होने से इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है, और थर्मल एफिशिएंसी कम होने का मतलब दोनों 100 जूल हीट लेंगे, तो ज्यादा कार्य कौन देगा? 2 स्ट्रोक ज्यादा कम कार्य देगा और 4 स्ट्रोक ज्यादा देगा। तो सेम हीट लेके वर्क आउटपुट, तो जो हम लोग कहते हैं ना बेटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट किसी भी इंजन क्या होता है? वर्क, और इनपुट क्या होता है? हीट। तो अगर दोनों को 100 जूल हीट देंगे तो 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा कार्य देगा और 2 स्ट्रोक इंजन कम कार्य देगा। अगर दो सेम बाइक हैं, एक 2 स्ट्रोक इंजन है, एक 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 2 स्ट्रोक वाली ज्यादा माइलेज देगी, 1 किलोमीटर में ज्यादा चलेगी। 4 स्ट्रोक वाली 1 किलोमीटर में ज्यादा चलेगी और 2 स्ट्रोक वाली 1 किलोमीटर में कम चलेगी। तो इसका मतलब थोड़ा सा इस बात को पकड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 100 सीसी की बाइक है, एक 2 स्ट्रोक है और 4 स्ट्रोक है, 100 सीसी की बाइक है, सेम आरपीएम पे चल रही है, तो 2 स्ट्रोक वाली ज्यादा ताकत देगी परंतु तेल ज्यादा खाएगी, अर्थात 1 किलोमीटर में कम चलेगी, थर्मल एफिशिएंसी लेस होगी। 4 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी परंतु ताकत तुलनात्मक रूप से 2 स्ट्रोक से कम देगी। 4 स्ट्रोक का फायदा क्या है? थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब इसको और भी हम लोग देखेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी हमारी 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो सेम ज्योमेट्रिकली सिमिलर अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो 4 स्ट्रोक का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से 2 स्ट्रोक के। इस बात को अभी घुमा के फिर बोलेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी वाली बात पे अगर देखें तो 4 स्ट्रोक जीत गया, 2 स्ट्रोक हार गया, और अभी तक क्या हो रहा था? 2 स्ट्रोक जीत रहा था, 4 स्ट्रोक हार रहा था। अब हम लोग आगे चलते हैं 10वें पॉइंट पे, फ्यूल कंजम्पशन। बेटा ईंधन, तो थर्मल एफिशिएंसी और ईंधन खपत एक दूसरे के वो हैं, सेम है, आप पूरक है कह सकते हैं। तो आप कह रहे हैं भाई थर्मल एफिशिएंसी हाई, किसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी हाई है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि सर उसके द्वारा जो ईंधन की खपत होगी, फ्यूल कंजम्पशन, वो लो होगा। तो 4 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी हाई बोलो या फ्यूल कंजम्पशन लो बोलो। किसी एग्जाम में एक बच्चे के नंबर ज्यादा आए हैं, सर उसके मार्क्स हाईएस्ट आए हैं, इसका मतलब उसने गलतियां सबसे कम की है। तो उसके बहुत कम नंबर आए हैं, इसका मतलब गलतियां ज्यादा की हैं। थर्मल एफिशिएंसी हाई होना और फ्यूल कंजम्पशन कम होना एक ही बात है। तो इसका मतलब किस इंजन का ईंधन खपत या ईंधन व्यय कम होता है सेम आउटपुट के लिए। अगर दोनों का आउटपुट सेम है तो 4 स्ट्रोक इंजन कम ईंधन खाएगा, दोनों का आउटपुट सेम है तो 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा ईंधन खाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी लो है। तो अब थर्मल एफिशिएंसी में बाजी जीत गया, 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी हाई होती है। फ्यूल कंजम्पशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसका कम है? 4 स्ट्रोक का, फिर जीत गया। इसका मतलब 9 और 10 पॉइंट अलग नहीं है, कहने का तरीका अलग है। अब थोड़ा सा आगे बढ़, अब बेटा देखिए अगला पॉइंट है लुब्रिकेटिंग ऑयल नीड। हम सब जानते हैं बेटा किसी भी आईसी इंजन में हमारे दो तरह के ईंधन तो नहीं बोलना चाहिए, 2 तरह के ऑयल इस्तेमाल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑयल, जो फॉसिल फ्यूल होता है, जलता है, जैसे पेट्रोल है या डीजल है, तो हम लोग फ्यूल ऑयल बोलते हैं। पीछे जो बात हो रही थी फ्यूल कंजम्पशन, या कभी कभी कह सकते हैं ऑयल कंजम्पशन, तो ये कौन सी बात हो रही है? पेट्रोल और डीजल की, फ्यूल। लेकिन एक दूसरी चीज होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो हमारे पार्ट्स का फ्रिक्शन कम करने के लिए काम आता है। तो हम जानते हैं बेटा आईसी इंजन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ स्लाइडिंग हैं, कुछ रोटरी हैं, कुछ ऑसिलेटरी हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इन सब पार्ट्स में 2 पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जब रिलेटिव मोशन होता है फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन में हमारी एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है। तो हम चाहते क्या है? इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करें। फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट या गायब तो कर नहीं सकते, फ्रिक्शन जीरो तो कर नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल देते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। तो अब
जरा समझने वाली बात है। लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत या लुब्रिकेशन की जरूरत या लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम? तो थ्योरी हमें जो दिखा रही है बोर्ड पे वो दिखा रही है 4 स्ट्रोक में कम लगेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल और 2 स्ट्रोक में ज्यादा लगेगा। अब अपने आप में ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, लेकिन फिलहाल ये सही है। तो पहली चीज तो समझिए, एक होता है फ्यूल ऑयल कंजम्पशन, मतलब पेट्रोल डीजल। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल होगा और लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, डीजल गाड़ी में डीजल होगा और लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। हाँ, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होगा इनका नंबर अलग होगा, इनकी विस्कोसिटी अलग होगी, बट दोनों लुब्रिकेटिंग ऑयल सेम कंपनी के सेम कंपोजिशन के होंगे, विस्कोसिटी दोनों की अलग होगी। लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अब हम बात कर रहे हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल किसमें कम लगेगा, किसमें ज्यादा? 4 स्ट्रोक में कम लगेगा, 2 स्ट्रोक में ज्यादा। अब यहां पे कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। आइए थोड़ा सा, अब सर ये क्या सही दिया है? मैंने कहा बिल्कुल सही दिया है। क्या आपको गलत लग रहा है? आपने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है सर, सामान्य दृष्टि से गलत है। क्यों? समझिए सर, 4 स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट तो सेम है। यहां पे वॉल्व मैकेनिज्म है और वॉल्व मैकेनिज्म का मतलब 7-8 कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गए और वहां पे वॉल्व मैकेनिज्म नहीं है। तो जहां पे सर नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा होंगे वहां पे मानी बात है कि मोशन, जो रिलेटिव मोशन है वो भी ज्यादा होगा। रिलेटिव मोशन ज्यादा होगा तो सर वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ज्यादा लगेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी ज्यादा लगेगा। तो सर ये तो गलत दिया है। 4 स्ट्रोक में कायदे से लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा लगेगा तुलनात्मक रूप से 2 स्ट्रोक के, क्योंकि 2 स्ट्रोक में कंपोनेंट है ही नहीं सर ज्यादा। जब कंपोनेंट नहीं है तो उनके आपस में रिलेटिव मोशन का प्रश्न नहीं उठता, उनका ज्यादा घिसाव का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें लुब्रिकेशन ऑयल भी कम लगेगा। तो सर ये बात तो गड़बड़ लग रही है। तो प्रथम दृष्टया आप बिल्कुल सही हैं, ये गलत लग रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात सही है। ये सिक्के का एक पहलू है। तो आपने जो अपना लॉजिक दिया फ्रिक्शन वाला, नंबर ऑफ कंपोनेंट वाला, ये सही है, लेकिन अब जरा एक दूसरे लॉजिक को देखें जिससे हमें 2-3 पॉइंट सीखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा वापस आएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को बताना चाहते हैं। देखिए इस वक्त मैंने आपको 2 इंजन दिखाने की कोशिश की। एक आपको सर्कल में दिख रहा है ये इंजन, और एक इंजन दिख रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं इसमें से कौन सा इंजन बड़ा है या कौन सा इंजन हाई कैपेसिटी का है, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सामने तो है नहीं वरना मैं पूछता, तो आप बोलेंगे सर ये वाला हाई कैपेसिटी का है, इसकी ताकत ज्यादा है, देखने में बड़ा इंजन है सर, और ये वाला सर लो कैपेसिटी का है, इसकी ताकत कम। इंजन की कैपेसिटी सर ये 20 किलोवाट का है तो ये 15 किलोवाट का होगा, ये सर 10 किलोवाट का है तो ये 7 किलोवाट का होगा। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो या इसको किलोवाट में ना कह के सीसी में बोले, सर इस स्वेप्ट वॉल्यूम 150 सीसी का है, 200 सीसी का है तो ये 100 सीसी का होगा, तो सीसी में बोला जाए, क्योंकि पावर में तो फिर दिक्कत आएगी। तो सर ये सिलेंडर इंजन जो है, इसका सिलेंडर ज्यादा कैपेसिटी का है, इसका सिलेंडर कम कैपेसिटी का है, देख कैसा लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, अब देखिएगा, वास्तव में ये इंजन है हीरो होंडा जो बाइक होती है उसका CD100, CD तो मॉडल होता है, ये 100 सीसी का इंजन है। मतलब इस इंजन का जो सिलेंडर है उसका स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी है, और ये जो है ये यामाहा RX 100, मतलब ये यामाहा RX, यामाहा कंपनी का नाम है, RX मॉडल है, लेकिन ये भी 100 सीसी का है। मतलब ये इंजन का सिलेंडर और इस इंजन का सिलेंडर, दोनों इंजन के सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो 100 सीसी, लेकिन देखने में ये इंजन बड़ा लग रहा है और ये इंजन छोटा लग रहा है। जरा समझिए, ये हमारी हीरो होंडा है, इसका ये है इंजन 100 सीसी का इंजन। इसमें से मैंने बताया था आपको इंजन कहां है, ये है इंजन, और ऊपर वाली चीज क्या है, सिलेंडर हेड। यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, यहां पे कहीं पे होगा इंजन, और ऊपर वाली चीज क्या है, सिलेंडर हेड। तो अब देखिए दोनों 100 सीसी की बाइक है, बट इसका इंजन बड़ा लग रहा है, इसका इंजन छोटा लग रहा है। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें, इसको और आगे देखेंगे तो ये आपकी हीरो होंडा वाली है, ये है, तो हीरो होंडा का ये है हमारा 100 सीसी का इंजन, और ये हमारा यामाहा का 100 सीसी का इंजन। अब हम पीछे चलते हैं, हम अब दूसरे पॉइंट को यहां पे ला रहे हैं आपके साथ। तो एक चीज तो तय है, अगर फ्रिक्शन की दृष्टि से देखा जाएगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा लगना चाहिए 4 स्ट्रोक में और कम लगना चाहिए 2 स्ट्रोक में, लेकिन अभी एक और फैक्टर बाकी। अब जरा देखिए उस फैक्टर पे हम लोग चलते हैं, जो दूसरा फैक्टर है इसको हम मिटा देते हैं, कि आप बात मेरे ख्याल समझ चुके हैं। अगर 100 सीसी का, और मान लीजिए दोनों का आरपीएम भी सेम है, मान लीजिए 5000 आरपीएम का
एक 2 स्ट्रोक इंजन है और एक 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या करेगा बेटा? 2 स्ट्रोक इंजन हर चक्कर में पावर देगा, मतलब 5000 बार पावर देगा। 100 सीसी को तेल को जलाएगा और 5000 बार पावर देगा, मींस 5000 टाइम्स पावर देगा 2 स्ट्रोक इंजन। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन क्या करेगा? 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो 2500 बार पावर देगा। 1 मिनट में यहां पे 100 सीसी फ्यूल 5000 बार जलेगा और यहां पे 1 मिनट में 100 सीसी फ्यूल 250 बार जलेगा। तो अब जब फ्यूल जलता है उससे हीट मिलती है, उस हीट से हम वर्क को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस हीट की वजह से हमारा जो पिस्टन है वो एक्सपेंड होकर दीवार पे चिपक भी सकता है। उसका एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा जिसको आप बोलते हैं। हम क्या करते हैं, कंबशन करने के बाद उसका टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े, वरना सिलेंडर क्या करेगा, सिलेंडर के अंदर पिस्टन एक्सपेंड करके सीज कर जाएगा, चिपक जाएगा, तो पिस्टन चलेगा ही नहीं। हम इसकी कूलिंग करते हैं। अब ये बताइए किस सिलेंडर के अंदर ज्यादा तापमान डेवलप होगा? क्योंकि यहां पे 1 मिनट के बाद 5000 बार 100 सीसी पेट्रोल जलेगा और यहां पे 1 मिनट में 250 बार पेट्रोल जलेगा। इसका मतलब यहां पे 1 मिनट में 250 बार फायरिंग होगी, स्पार्क प्लग चिंगारी आएगा और फायरिंग होगी। यहां पे 1 मिनट में 5000 होगा, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर की दृष्टि से देखें तो ये इंजन ज्यादा गर्म होगा, ये इंजन कम। आप समझिए, जब हम लोग कहते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर जो स्नेहन की प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेशन की, इसका दुश्मन होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पाके लुब्रिकेटिंग ऑयल जल जाता है। तो अब ये बताइए किस इंजन का टेम्परेचर हाई है? अगर दोनों सेम सब वॉल्यूम के हैं और सेम आरपीएम के हैं तो मानी बात है सर 2 स्ट्रोक इंजन का टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि सर उतनी ही टाइम में 1 मिनट में यहां पर 5000 बार फ्यूल जलेगा, तो आप उतनी तेजी से हीट डिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वातावरण में नहीं फेंक पाएंगे, चाहे आप एयर कूलिंग करें चाहे वाटर कूलिंग करें। और यहां पे क्या हो रहा है, तुलनात्मक रूप से 2500 बार है। तो अगर इंजन का टेम्परेचर ज्यादा है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल किस इंजन में जल्दी जल जाएगा? 15 दिन में, 20 दिन में जल जाएगा। किसमें? 2 स्ट्रोक इंजन में। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, कार्यकारी तापमान 2 स्ट्रोक इंजन का ज्यादा है और यहां पे कार्यकारी तापमान 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन का कम है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर एक बार जल गया तो वो दोबारा लुब्रिकेशन काम नहीं कर पाएगा। तो किस इंजन में आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा? सर जिसका लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी खराब हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल खराब किसका हो जाएगा? सर जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। किसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा? सर जिसमें 1 मिनट के अंदर ज्यादा फायरिंग होगी। तो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में 1 मिनट के अंदर ज्यादा फायरिंग हो रही है, सर उसका टेम्परेचर हाई है। उस टेम्परेचर हाई होने से लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी जल जाएगा या खराब हो जाएगा, लुब्रिकेशन काम नहीं कर पाएगा। तो लुब्रिकेशन ऑयल हमारा 15-15 दिन में चेंज करना पड़ेगा, वहां महीने महीने में चेंज करना पड़ेगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत ज्यादा हो जाएगी 2 स्ट्रोक। तो अब इसका मतलब सिक्के के 2 पहलू हुए। इसका मतलब अगर हम लोग इस बात को समझे हैं तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है इसके 2 पहलू हुए। एक हुआ फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन वाले थ्योरी को या फ्रिक्शन वाली कहानी को अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे सर 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही। लेकिन एक दूसरी कहानी टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से लुब्रिकेटिंग ऑयल खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है या जल जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि 2 स्ट्रोक में क्या है, टेम्परेचर हाई है। 2 स्ट्रोक में टेम्परेचर जब हाई है तो मानी बात है तेल जल्दी जल जाएगा, बार बार बदलना पड़ेगा, लुब्रिकेशन ऑयल खपत ज्यादा होगी, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है 2 स्ट्रोक में ज्यादा लगेगा। यहां पे क्या हो रहा है, 4 स्ट्रोक में ज्यादा लग रहा है। अब कहा यह जाता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का दुश्मन टेम्परेचर ज्यादा है, तो यह फैक्टर डोमिनेट करता है, यह फैक्टर डोमिनेट करता है। तो रिजल्ट लोगों ने पाया है कि चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, इसलिए लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है और उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि उसके अंदर कंपोनेंट कम है 2 स्ट्रोक में, फ्रिक्शन वगैरह उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल जल्दी जल जा रहा है टेम्परेचर हाई होने की वजह। तो किस इंजन का कार्यकारी तापमान या किसका माथा ज्यादा गर्म रहेगा? माथा गर्म रहेगा 2 स्ट्रोक का ज्यादा, जल्दी जल्दी उसकी चंपी करनी पड़ेगी, है ना। किसान सर का माथा दूसरे टीचर से ज्यादा गर्म रहता है। गर्मी के दिनों में पत्नी जो है हमारी, वो कौन सा आता है, नवरत्न तेल जो आता है, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, जिसकी मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो माथा गर्म रहता है तो गुस्सा होते रहते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो है मेरे जैसा है, गर्म ज्यादा होता रहता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें
लुब्रिकेटिंग ऑयल बार बार बदलेंगे वरना वो जल जाएगा। अब इसका मतलब किसमें हमें ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी? 2 स्ट्रोक में। तो अब जरा अंदर देखिए इसके। अब देखिए बेटा वास्तव में क्या हो रहा है, ये दोनों इंजन सेम है, लेकिन इस इंजन के ऊपर जो सिलेंडर हेड है तो बेसिकली दोनों का सिलेंडर सेम है। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये अगर हमारा 100 सीसी का सिलेंडर है तो ये भी हमारा 100 सीसी का सिलेंडर है, ये यामाहा का है या हीरो होंडा का, तो ये दोनों में 100 सीसी है, लेकिन इसका टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से उतना ज्यादा नहीं है। तो इसको ठंडा करने के लिए जो पंखुड़ियां हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने वाली है, वो थोड़ी बहुत बना दी। क्योंकि इसका माथा ज्यादा गर्म होता है तो इसमें हमने पंखुड़ियां क्या करी, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बड़ी बना दी। तो देखने में ये इंजन बड़ा लग रहा है, ये इंजन छोटा लग रहा है, बट वास्तव में क्या है, सिलेंडर दोनों का सेम है। क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि उतने ही समय में दुगनी बार तेल जल रहा है, फायरिंग हो रही, स्पार्क प्लग से चिंगारी आ रही है, तो इसका माथा ज्यादा गर्म हो रहा है। तो कूलिंग को करने के लिए जो पंखुड़ियां हैं उसकी सरफेस एरिया बढ़ा दी है। तो बेसिकली इंजन का सिलेंडर दोनों का सेम है, इंजन का साइज जो बड़ा दिख रहा है वो पंखुड़ियों की वजह से, सिलेंडर हेड की वजह से दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पॉइंट को समझ गए हैं तो अगला पॉइंट अपने आप समझ जाएंगे। तो आइए, किस में लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी? सर 2 स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा लगेगा। क्यों भाई? 2 स्ट्रोक में तो नंबर ऑफ पार्ट्स कम होते हैं। सर पार्ट्स कम होते हैं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर 2 स्ट्रोक में उतने ही समय में दुगनी बार फ्यूल जलता है, दोबारा डबल फ्यूल जलता है। और डबल फ्यूल जलता है तो मानी बात है सर टेम्परेचर भी हाई होता है, और टेम्परेचर हाई हुआ तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जला, और जला तो मतलब बार बार बदलना पड़ेगा। 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत ज्यादा होती है, या हम लोग बोलते हैं लूब ऑयल कंजम्पशन, ऐसे भी बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। हाँ बेटा, लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग कभी कभी इंडस्ट्री में बोलते हैं लूब ऑयल। लूब ऑयल का मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजम्पशन 2 स्ट्रोक में ज्यादा होता है, जबकि थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका कह रहा था कि 4 स्ट्रोक में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपने तो सिक्के का एक पहलू देखा था, सिक्के का दूसरा पहलू देखा तो दूसरा पहला ज्यादा डोमिनेट कर। आगे चले, नमक का दाम बढ़ जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डीजल का दाम बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई तो बढ़ रही है, दोनों का दाम बढ़ गया, नमक भी 20% बढ़ गया, डीजल भी 20% बढ़ गया। नमक 20% बढ़ेगा तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन डीजल 10% बढ़ गया तो महंगाई ज्यादा बढ़े। क्यों? क्योंकि डीजल का दाम बढ़ना ज्यादा डोमिनेट करता है, ज्यादा असर डालता है हमारे जीवन पे। नमक का दाम बढ़ जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये डोमिनेट करता है। मेरी बात समझ गए? आई, अब इसी से जोड़ते हैं आगा पॉइंट। अब एक पॉइंट होता है, सर एक चीज आपने बताई कि जब फ्यूल जलता है तो टेम्परेचर डेवलप होता है, उस टेम्परेचर से हमारा जो पिस्टन है, मेटेलिक पिस्टन है, मेटल का बना हुआ है, चाहे कास्ट आयरन का होगा चाहे एल्यूमिनियम अलॉय का होगा, आगे पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हीट पाके वो फैलेगा। कितना फैलेगा? सर अपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के बराबर, और फैलेगा तो दीवार पे चिपक जाएगा, और दीवार पे चिपक गया तो क्या होगा, रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या चाहेंगे, पिस्टन का माथा गर्म रहे, ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अल्फा उसका कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब हम लोग पिस्टन की कूलिंग करते हैं। तो पिस्टन की कूलिंग किस में ज्यादा मुश्किल होगी या ज्यादा कूलिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जिसका माथा गर्म होगा। माथा किसका गर्म होगा? जिसमें उतने ही समय में ज्यादा बार स्पार्क प्लग से चिंगारी आके तेल जलेगा। तो किस में ज्यादा बार जल रहा है? 2 स्ट्रोक में ज्यादा बार जल रहा है, तो किस में ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी? पिस्टन की 2 स्ट्रोक में कूलिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब देखिए 4 स्ट्रोक जीतने लगा। कैसे जीता? सर 4 स्ट्रोक जीत रहा है, सर इसका कंप्रेशन रेशियो हाई है, टोटली सेम है बट इसका हाई है। सर इससे फायदा क्या हुआ? सर इससे फायदा ये हुआ कि थर्मल एफिशिएंसी हाई हो गई। थर्मल एफिशिएंसी हाई हो गई तो ईंधन की खपत या जो फ्यूल कंजम्पशन है, फ्यूल का कंजम्पशन वो कम होगा सर, और लुब्रिकेटिंग ऑयल ये भी कम लगेगा सर, और सर जो पिस्टन की कूलिंग है उसकी भी आवश्यकता कम होगी, तो पिस्टन कूलिंग की जरूरत भी कम पड़ेगी, तो उसकी कूलिंग आसानी से हम कर लेंगे, कम पंखड़ी लगा के या कम पानी सर्कुलेट करके कर लेंगे। तो ये चारों फायदे होने लगे किसके? 4 स्ट्रोक के। इसके पहले कौन जीत रहा था? 2 स्ट्रोक। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है 3rd चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आप लोग ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि समझ सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है जो हमारा सिलेंडर है, उसकी जो टंकी है 100 सीसी की, वो जब हम खींचता है तो उसके अंदर जितना मास आया, अब देखिए याद होगा आपको 4 स्ट्रोक इंजन में थ्योरी कहती थी कि 180 डिग्री में सक्शन होगा, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा पहले खोला और थोड़ा बाद में बंद किया। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है सक्शन स्ट्रोक के दौरान जितना मात्रा इंजन ने खींचा उस पे। तो हमने 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन 180 था, उसको थोड़ा बढ़ा दिया, फलस्वरूप जो हमारा फ्यूल आया अंदर वो थोड़ा ज्यादा आया। क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या था, अगर आपने देखा हो, 2 स्ट्रोक इंजन में ये था हमारा बेटा इनलेट पोर्ट ओपन और ये था हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज। तो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में जो सक्शन हुआ था मुश्किल से 90 डिग्री क्रैंक रोटेशन था,
और यहां पे जो सक्शन हो रहा है वो 180 से कुछ ज्यादा हो रहा है। तो अब बताइए कौन सा इंजन, अगर दोनों 100 सीसी के इंजन है तो उतनी देर में कौन ज्यादा चार्ज या फ्यूल खींच पाएगा? मानी बात है 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन के लिए ज्यादा समय मिल रहा है तो ज्यादा, और यही होती है कहीं ना कहीं, आगे देखेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। 4 स्ट्रोक इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। अब देखिए 4 स्ट्रोक जीतने लगा, अब सारे फायदे 4 स्ट्रोक के आ रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की कम। क्यों? क्योंकि सर इसमें हमें सक्शन स्ट्रोक के लिए ज्यादा समय मिलता है, क्रैंक रोटेशन ज्यादा मिलता है, यहां सक्शन के लिए हमें क्रैंक रोटेशन कम मिलता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है बेटा पार्ट्स जो होते हैं क्योंकि टूट फूट से रिलेटेड। अब जिसमें ज्यादा पार्ट होंगे उसमें टियर एंड वियर भी ज्यादा होगा, तो एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा टियर एंड वियर, इसको हम लोग बोलते हैं टूट फूट। अगर टियर एंड वियर ज्यादा है तो उसके अनुरक्षण या मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर टियर एंड वियर ज्यादा है, टियर एंड वियर ज्यादा है तो बेटा फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, उसके मेंटेनेंस जरूर ज्यादा पड़ेगी। और अगर ऐसा है तो हम कहते हैं उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी लो होगी। जिस भी मशीन में कंपोनेंट 100 हैं और दूसरी मशीन में कंपोनेंट 3 हैं, तो जिसमें ज्यादा कंपोनेंट है और जिसमें ज्यादा चलायमान कंपोनेंट है उसमें घिसाव ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, टूट फूट ज्यादा होगी, उसको मेंटेनेंस करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। जबकि जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कम है, ज्यादा चलने वाले कंपोनेंट भी नहीं है, तो उसमें टूट फूट भी कम होगी, उसका मेंटेनेंस भी कम होगा। और अगर ये होगा तो हम कहेंगे इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी अच्छी है और इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी खराब है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई किसकी होगी? 2 स्ट्रोक की। तो अब 2 स्ट्रोक जीत गया, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होती है 2 स्ट्रोक की। क्यों सर? सर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं, टियर एंड वियर कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, इसके मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ती है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होती है और इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी लो होती है। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? इसको इस तरह से समझिए कि हम लोग का ये वाला फोन देखो बेटे, मेरे पास तो यही फोन होता है, आपके पास तो स्मार्टफोन है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने फेंक दिया, सच में फेंका है, मेरा फोन फेंक दिया मैंने, मैं फिर से उठाता हूं, आपके सामने उठाया मैंने फोन और मेरा फोन देखिए चलता है कि नहीं? चल रहा है, मेरा फोन चल रहा है। इसका मतलब आपका जो स्मार्टफोन है जिस पे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसके तुलना में इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम है, ये बड़ा जटिल नहीं है, इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा थी, हाई थी, स्ट्रॉन्ग था, मुझे डर नहीं लगा, मैंने फेंक दिया और उठा लिया। क्लास में होते ना तो मैं उसको उछाल देता हूं, आपके पास गिरता है, आप जोड़ के ले आते हो, बहुत होगा सिम निकल जाएगी, बहुत होगा थोड़ा लूज हो जाएगा, बस फिर हम टाइट कर लेंगे। तो इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई है, पर तुम अपने स्मार्टफोन को फेंक के दिखाओ, हिम्मत है? ट्राई करो घर पे, नहीं कर पाओगे, डरोगे और घर से टूट भी जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होगी अगर कंपोनेंट कम है और मैकेनिकल एफिशिएंसी लो होगी अगर कंपोनेंट ज्यादा है। जिसमें कंपोनेंट ज्यादा है उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो इसका मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो 2 स्ट्रोक जीत गया। अब देखिए 3 तरह की एफिशिएंसी पिक्चर में आ चुकी है, एक आ चुकी है मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक आ चुकी है थर्मल एफिशिएंसी और एक आ चुकी है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज्यादा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज्यादा है, लेकिन मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक की ज्यादा है। तो आगे भी कंपेयर करेंगे, हो जाएगा। तो मैं 3 तरह की एफिशिएंसी को मैं धीरे धीरे आपके साथ ला रहा हूं और ये तीनों एफिशिएंसी घबराइए मत, चैप्टर 3 में इस पर न्यूमेरिकल लगाने हैं हम लोग, अभी तो हल्का हल्का हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरा फोन चल रहा है, घबराइए मत। अब नॉइस, सर इंजन में जो आवाज आएगी वो किसकी आएगी? मैंने कहा आवाज आती कैसे है? जब इंजन से एग्जॉस्ट निकलता है तो एग्जॉस्ट जब निकलता है तो उसका जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से नॉइज आती है, और उस प्रेशर को रिड्यूस करते हैं हम साइलेंसर में। तो कोई भी इंजन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो, उस इंजन के बाहर क्या लगाते हैं? साइलेंसर। तो इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए हमारा ये इंजन है, कोई भी इंजन है, इस इंजन से एग्जॉस्ट निकला तो हम लगा देते हैं साइलेंसर। इस साइलेंसर से होकर जब वेव्स निकलती हैं, साउंड वेव्स, तो आवाज गिर जाती है। तो हम करते क्या? साइलेंसर में प्रेशर को गिराते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ साइलेंसर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल को पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में। हम कह रहे हैं छोड़िए साइलेंसर को, छोड़िए, ये तो एक बार इंजन से निकलेगा एग्जॉस्ट, उसका प्रेशर गिरा देगा तो जितनी आवाज है थोड़ी और कम हो जाएगी। हम यहां तुलना करने जा रहे हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में किसकी आवाज कम होगी या ज्यादा होगी एग्जॉस्ट में, बिना साइलेंसर के। साइलेंसर लगाएंगे तो मान लीजिए इसकी 60 डेसिबल थी, साउंड को नापने की जो एग्जॉस्ट है बेटा उसकी इकाई होती है डेसिबल, मान लीजिए 60 डेसिबल थी, साइलेंसर लगा देंगे 20 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो साइलेंसर तो जो भी साउंड आएगा उसका साउंड कम कर देगा,
कैसे करता है? प्रेशर को गिरा के। तो इसका मतलब साउंड कम हो जाती है अगर प्रेशर कम हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पिस्टन ये आ गया, अब पिस्टन नीचे आया। जब पिस्टन नीचे आया, इस वक्त आपने एग्जॉस्ट वाल्व खोला। अब जब पिस्टन नीचे आया है पावर स्ट्रोक में, तो मानी बात है कंबशन गैसेस का इस पे दबाव पड़ा पिस्टन पे, ये नीचे आ रहा है, पावर मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर गिरता जा रहा है, प्रेशर गिरता जा रहा है। और जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचा और एग्जॉस्ट वाल्व खुला, उस वक्त जो प्रेशर था, मान लो 5 बार, 6 बार, 7 बार, उस पे गैस बाहर जाएगी। इसका मतलब एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? एग्जॉस्ट वाल्व तब खुलता है जब पिस्टन बीडीसी पे आ जाता है। पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी पे आ जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, और जो प्रेशर होता है उस पर गैस बाहर जाती है, 5 बार, 8 बार, 7 बार, 10 बार, जो भी है। देखिए, 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी पे आने पर नहीं खुलता। 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? पिस्टन जब टीडीसी से नीचे चलता है, कुछ देर बाद एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। मतलब बीडीसी के पहुंचने से पहले स्ट्रोक के बीच में ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। अगर स्ट्रोक के बीच में ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया तो अंदर गैस का प्रेशर, अगर बीडीसी तक आता तो प्रेशर गिर चुका होता 5 बार, 8 बार। लेकिन मान लीजिए यहीं पे पहुंचा है और आपने एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया, तो तुलनात्मक रूप से प्रेशर 5 बार तो नहीं होगा, 12 बार होगा, 16 बार होगा। तो इसका मतलब चूंकि 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन जब नीचे की ओर आता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, तो बीडीसी पे पहुंचने से काफी पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है तो एग्जॉस्ट गैसेज एटमॉस्फेयर में जाती हैं, परंतु तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा प्रेशर पे जाती हैं। जब ज्यादा प्रेशर पे एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो हल्ला करेंगी, आवाज करेंगी, नॉइस करेंगी। नॉइस किस में ज्यादा हो रही है? 2 स्ट्रोक में। कौन जीता? 4 स्ट्रोक जीता। 4 स्ट्रोक में नॉइस कम होगी, 2 स्ट्रोक में नॉइस ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कहीं 4 स्ट्रोक जीत रहा है, कहीं 2 स्ट्रोक जीत रहा है, कहीं 4 स्ट्रोक जीत रहा है, कहीं 2 स्ट्रोक जीत रहा है। लास्ट में टेबल में देखेंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से समराइज करेंगे। तो हमने बताया नॉइस ज्यादा होगी 2 स्ट्रोक इंजन में। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट पिस्टन के बीडीसी पे पहुंचने से काफी पहले हो जाता है, और उस वक्त इंजन एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर होता है गैसेस का, वो टेम्परेचर नहीं, प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर पे गैसेस जब एटमॉस्फेयर में जाएंगी ज्यादा शोर मचाएंगे, नॉइस भी हो गई। अब बेटा हम लोग देखते हैं पावर टू वेट रेशियो। किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए बेटा पावर टू वेट रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा 2 स्ट्रोक इंजन देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं क्या? मान लीजिए 100 सीसी का 5000 आरपीएम का। अब अगर 100 सीसी का 5000 आरपीएम का इंजन है तो समझिए हम 2 स्ट्रोक इंजन की क्या होगी? ताकत ज्यादा होगी, थ्योरेटिकली कितनी होगी? दुगनी। और वेट कितना होगा? कम होगा, उसमें पावर वॉल्व मैकेनिज्म है नहीं, फ्लाईव्हील हल्की है। तो इसका मतलब 2 स्ट्रोक इंजन का पावर ज्यादा है और वेट कम है। इसका मतलब समझते हैं दोनों फायदा। अगर पावर ज्यादा होती, वेट उतना होता, तो भी पावर टू वेट रेशियो ज्यादा हो जाता। लेकिन यहां तो पावर ज्यादा है और वेट कम। पावर ज्यादा, वेट कम, इसका मतलब पावर टू वेट रेशियो हाई होता है। किसका? 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन का पावर टू वेट रेशियो हाई होता है। और पावर टू वेट रेशियो हाई होगा तो इसका मतलब वो जो इंजन होगा वो अपने में हल्का है और ताकत ज्यादा है, तो ज्यादा रेस करेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसका पिकअप ज्यादा होगा। जो रेसिंग बाइक्स बनती थी वो 2 स्ट्रोक की बनती थी, अब 2 स्ट्रोक नहीं इस्तेमाल होता, चूंकि उसकी प्रॉब्लम भी एक और है। आगे बढ़े थोड़ा सा, आइए। तो पावर टू वेट रेशियो में फिर जीत गया 2 स्ट्रोक। तो आप देख रहे हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की लड़ाई चल रही, कहीं वो जीत रहा है, कहीं ये जीत रहा है। जो जीत रहा है मतलब एडवांटेज, जहां हार रहा है मतलब डिसएडवांटेज। आइए थोड़ा सा आगे देखें। पॉल्यूशन, आप समझिए हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में काफी समय एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट आमने सामने होते हैं और खुले होते हैं। और जब ट्रांसफर पोर्ट से चार्ज ऊपर आता है और धक्का देके, स्क्वेंजिंग वाले प्रक्रिया के दौरान धक्का देके उसको एटमॉस्फेयर में फेंकता है, तो साथ में कुछ चार्ज भी वेस्ट हो जाता है। ये चार्ज है क्या? पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। और ये चार्ज जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो पॉल्यूशन करता है, प्लस इसको जलने के लिए समय भी कम मिलता है। कहा जाता है कि 2 स्ट्रोक इंजन से पॉल्यूशन, देखिए 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल या डीजल। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर इनकी बात की जाएगी तो 2 स्ट्रोक में ज्यादा प्रदूषण होता है 2 स्ट्रोक से, और 4 स्ट्रोक प्रदूषण कम होता है। इसीलिए दुनिया भर में धीरे धीरे 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को, 2 स्ट्रोक इंजन्स को हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पॉल्यूशन करता है।
करते दोनों हैं, बट 4 स्ट्रोक तुलनात्मक रूप से कम करते हैं, 2 स्ट्रोक ज्यादा करते हैं। 2 स्ट्रोक ज्यादा क्यों करते हैं? जलने के लिए समय कम मिलता है। ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के आमने सामने खुलने से ईंधन बिना जले हुए एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। अगर ईंधन बिना जले हुए एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा तो वही पॉल्यूशन करता है। पेट्रोल पंप के आसपास जो दुर्गंध आती रहती है, इसको पी लो अगर तो मालूम चलेगा कि कितना ये पॉल्यूशन है। तो ये कहलाता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एमिशन में जब पहुंचेंगे हम लोग पॉल्यूशन में तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेटा हम लोग तो पॉल्यूशन किस में ज्यादा है? 2 स्ट्रोक। पॉल्यूशन कम किस में है? 4 स्ट्रोक। कौन जीता? 4 स्ट्रोक। अगर हमें 10 किलोवाट का इंजन लेना है और बाकी चीज कुछ नहीं है, प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो कौन सा लेना चाहिए? सर 4 स्ट्रोक लेना चाहिए। भाई ये भारी होता है सर, भारी होता है, ठीक है। पावर कम होती है सर, ठीक है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब प्रदूषण की दृष्टि से 4 स्ट्रोक ज्यादा अच्छा है, ये कम प्रदूषण करेगा। तो मैंने प्रदूषण को भी डिस्कस कर। अब बेटा देखिए, हम लोगों ने 17 पॉइंट कर लिया, अब एक 18वां पॉइंट है। 18वें पॉइंट में बेटा बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है प्रारंभिक लागत। अब उसके बाद दूसरी चीज होती है रनिंग कॉस्ट। किताबों में ये क्वेश्चन खूब है, बट वहां रनिंग कॉस्ट को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको चलाने का खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और तीसरी होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं परिचालन व्यय, परिचालन व्यय। और मेंटेनेंस कॉस्ट को बोलते हैं अनुरक्षण, मेंटेनेंस कॉस्ट, अनुरक्षण व्यय। तो प्रारंभिक लागत, अब बेटा देखिए प्रारंभिक लागत का मतलब जो मटेरियल है, जिसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा, इसका कंप्रेशन रेशियो तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा, दीवारें मोटी बनेंगी, जिसकी फ्लाईव्हील हैवी होगी। 4 स्ट्रोक में कंपोनेंट ज्यादा है, वॉल मैकेनिज्म चल, फ्लाईव्हील भी हैवी और कंप्रेशन रेशियो अगर देखा तो 11 है, वहां पे इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो 11 नहीं है, प्रभावी कंप्रेशन रेशियो 7 है। तो इसका मतलब दीवारें थोड़ी 2 स्ट्रोक की तुलना में ज्यादा तगड़ी बनानी पड़ेगी, मटेरियल अच्छा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 4 स्ट्रोक इंजन की प्रारंभिक लागत ज्यादा होगी 2 स्ट्रोक की तुलना में। क्यों होगी? नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से, फ्लाईव्हील हैवी होने की वजह से, दीवारें थोड़ी मोटी बनानी पड़ेंगी एज कंपेयर 2 स्ट्रोक। चूंकि यहां का प्रभावी कंप्रेशन वही होगा जो VS प्लस VC बटे VC, परंतु यहां का प्रभावी कंप्रेशन रेशियो VS प्लस VC बटे VC फॉर्मूले से तो होगा, परंतु VS कम हो जाने से कंप्रेशन रेशियो कम हो जाएगा। इनिशियल कॉस्ट कम होती है 2 स्ट्रोक की, ज्यादा होती है 4 स्ट्रोक। अब लेकिन इनिशियल कॉस्ट एक चीज होती है, रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट दूसरी चीज होती है। मेरे पास एक 2 स्ट्रोक बाइक हो और मेरे पास 4 स्ट्रोक बाइक हो, दोनों 100 सीसी की, तो मैं 1 लीटर पेट्रोल लूंगा तो ये 80 किलोमीटर चलेगी, ऐसा कहते हैं, 65 चलेगी, 70 चलेगी। लेकिन 2 स्ट्रोक बाइक है तो पावर ज्यादा देगी लेकिन 55 किलोमीटर चलेगी। अब अगर 1 महीना में कॉलेज आऊं बाइक से तो 55 किलोमीटर पर लीटर में चलेगी, तो मुझे महीने भर में हो सकता है 25 लीटर पेट्रोल भराना पड़े। और ये 65 लीटर या 70 लीटर चलेगी तो मुझे हो सकता है 25 जगह 15 लीटर भरना पड़े। तो मेरी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, महीने भर चलने की जो लागत है, चलने का जो खर्चा है, परिचालन खर्चा, इसमें कम आएगा। लेकिन 4 स्ट्रोक बाइक महंगी आएगी, 2 स्ट्रोक बाइक सस्ती आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? 2 स्ट्रोक की ज्यादा होगी और 4 स्ट्रोक की कम होगी। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलिए या रनिंग कॉस्ट बोलिए, अब जरा समझिएगा। ये थर्मल एफिशिएंसी से रिलेटेड, अगर थर्मल एफिशिएंसी हाई है, देखिए बेटा 4 पॉइंट एक साथ में बता रहा हूं आपको। थर्मल एफिशिएंसी अगर हाई है तो आप समझ जाइए कि उस बाइक में या उस इंजन का जो फ्यूल कंजम्पशन, जब हम फ्यूल कंजम्पशन कह रहे हैं ईंधन का व्यय, तो हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर थर्मल एफिशिएंसी हाई है तो इसका मतलब है कि फ्यूल कंजम्पशन लो है। इसका मतलब यह है कि उस इंजन का रनिंग कॉस्ट या इसी को आप बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट या इसी को हिंदी में बोलते हैं परिचालन व्यय कम है। तो हमारे इंजन को चले और वो तेल कम खाए, थर्मल एफिशिएंसी हाई हो या उसको परिचालन खर्चा कम हो, हमारी बाइक हमें महीना भर कॉलेज ले जाए और पेट्रोल पे हमारा पैसा खर्च कम हो। इसका मतलब इतनी बातें सब। और मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब होता है अनुरक्षण व्यय। तो जिसमें ज्यादा कंपोनेंट होंगे, घिसेंगे भी ज्यादा, टूटेंगे फूटेंगे भी ज्यादा, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो मेंटेनेंस किसका ज्यादा होगा? कॉस्ट 4 स्ट्रोक का। तो अगर कॉस्ट के हिसाब से देखिए, प्रारंभिक लागत कम होगी 2 स्ट्रोक की, जीत गया 2 स्ट्रोक। लेकिन रनिंग कॉस्ट किसकी होगी? कम, 4 स्ट्रोक की, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी हाई है। मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी कम होगी? 2 स्ट्रोक की। तो फिर यहां पे देखिए, तो 2 स्ट्रोक कहां जीता? इनिशियल कॉस्ट में और मेंटेनेंस कॉस्ट। 4 स्ट्रोक कहां जीता? रनिंग कॉस्ट में। मेन चीज होती है ईंधन की खपत। मेंटेनेंस तो हमारा 6 महीने में मान लो इसमें 100 रुपए लग रहा है, यहां पे 200 रुपए लग जाएगा। बट हर महीने तेल का बिल यहां 1000 रुपया आ रहा है, यहां पे 2000 आ रहा है, तो हमारे लिए तेल का बिल ज्यादा मायने रखे।
तो रनिंग कॉस्ट कम होती है 4 स्ट्रोक की, या कह सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, या कह सकते हैं ईंधन का व्यय कम होता है। सब एक ही बातें हैं, ठीक है। नंबर हाई आए हैं मतलब गलती कम की है, नंबर कम आए हैं गलती ज्यादा की है, कहने का एक ही बात है। तो इसका मतलब हम लोगों ने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक को कंपेयर किया। अब बेटा हो सकता है मैं थोड़ा तेज बोल गया हूं, तो कोई पॉइंट अगर ऐसा लगता है तो आप उसको थोड़ा सा वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। अब हम समराइज कर रहे हैं लास्ट में बेटा। अब देखिए हमारी वर्किंग साइकिल क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है हम लोगों को, ये सब वही लिखा हुआ जो हमने पढ़ाया है बेटा। हम इसको सिस्टमैटिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज में बना रहे हैं। अब देखिए 2 स्ट्रोक का फायदा क्या है सर? 2 स्ट्रोक में सर पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट मैकेनिज्म नहीं होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं, टूट फूट कम होती है, इसकी बनावट सरल है, तो इसकी सिंपल डिजाइन है क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम है। सर स्थान भी कम घेरता है, सर इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी भी ज्यादा है। ये तीनों बातें कहां से आई हैं? वॉल मैकेनिज्म के न होने की वजह से। तो वॉल मैकेनिज्म न होने से ये 3 फायदे मिले। और सर इसमें फ्लाईव्हील हल्की लगती है, क्योंकि हर चक्कर में पावर मिलती है। वहां 2 चक्कर में एक बार पावर मिलती है, या हर चक्कर में पावर मिलती है। अगर हमें 15-15 दिन में सैलरी मिले तो हम घर में जो लॉकर है वो छोटा बनाएंगे, बट अगर महीने महीने में सैलरी मिलेगी तो लॉकर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, और साल भर की सैलरी एक साथ मिलेगी तो हम लॉकर और बड़ा बनाएंगे। जितना रुक रुक के पावर मिलेगी फ्लाईव्हील उतनी हैवी बनानी पड़ेगी। अब इन सब को देखिए, तो अगर ये तीनों चारों पॉइंट में, तो स्टार्टिंग किसकी इजी होगी? जो इंजन हल्का होगा उसको स्टार्ट करना भी आसान होगा, और जो इंजन भारी होगा तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है सर? सिंपल इन डिजाइन है, जगह कम घेरता है, कंपोनेंट कम होते हैं, हल्का होता है, इसको स्टार्ट करना इजी है सर। फ्लाईव्हील भी इसकी हल्की है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी, और सर इसका पावर ज्यादा है, लेकिन थ्योरेटिकली डबल है, प्रैक्टिकली डबल नहीं है, प्रैक्टिकली 1.7 है। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है। जरा समझिएगा, अगर आपने 100 जूल हीट दी और एफिशिएंसी 50% है किसी पेट्रोल इंजन की, तो आपको वर्क मिलेगा 50 जूल। लेकिन अगर आपका इंजन ये 4 स्ट्रोक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन को अगर हम 100 जूल हीट दे रहे हैं, एफिशिएंसी 50% है, तो हमें आउटपुट कितना दे रहा है? 50 जूल। लेकिन मान लीजिए ये 2 स्ट्रोक इंजन है और इसको हम 100 जूल हीट दे रहे हैं, तो सर अगर सेम इंजन है 100 सीसी का, अगर 100 जूल हीट देंगे सर, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो सर ये वर्क आउटपुट जो है हमको 100 जूल दे देगा? 100 जूल नहीं देगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 50% हो गई नहीं, इसकी एफिशिएंसी 40% होगी। जब इसकी परसेंट 40% होगी तो मानी बात है वर्क कितना देगा? 80। हालांकि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 50% से ऊपर नहीं होती। तो अब आप देखिए, ये 50% एफिशिएंट है तो 100 जूल से 50 दे रहा है, ये 40% एफिशिएंट है तो ये 100 जूल से 80 दे रहा है, बट 50 की तुलना पे 80 दे रहा है, दुगना नहीं दे रहा है, दुगने से थोड़ा। तो हमने बताने की कोशिश की है कि जो पावर आउटपुट है थ्योरेटिकली डबल होता है, प्रैक्टिकली दुगने से थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब हम डबल आउटपुट कह रहे हैं तो एफिशिएंसी को सेम मान रहे हैं, एफिशिएंसी सेम नहीं है, एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है सर? इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो कम होता है, ईंधन का व्यय हो जाता है दोनों पोर्ट खुले होने से, इन सभी कारणों से इसकी एफिशिएंसी कम होती है। पावर टू वेट रेशियो किसका ज्यादा है? 2 स्ट्रोक का। क्यों सर? पावर ज्यादा है, डबल नहीं तो 1.7 गुनी है, और वेट कम है, तो पावर, तो इसका मतलब 2 स्ट्रोक इंजन। अच्छा, इस सब को जोड़ेंगे तो इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो 2 स्ट्रोक इंजन के जो फायदे हैं वो आपके सामने। क्लियर हो रही बात? अब हम चलते हैं 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है? लेस फ्यूल कंजम्पशन या हाई थर्मल एफिशिएंसी, एक ही बात है। ईंधन की खपत कम होती है समान ताकत के लिए, सेम आउटपुट देने के लिए, या थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट कम होती है। ये तीनों बातें एक हैं, यही इसका मेन फायदा है। 4 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है, इसीलिए हम 4 स्ट्रोक को यूज कर रहे हैं, और 2 स्ट्रोक को। और पॉल्यूशन, तुलनात्मक रूप से पॉल्यूशन भी कम है। तो आज के तारीख में 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी हाई है, भले थोड़े महंगे हैं, भले मेंटेनेंस में थोड़ा ज्यादा कॉस्ट आती है, परंतु थर्मल एफिशिएंसी हाई है तो मंथली बिल कम आएगा, रनिंग कॉस्ट कम आएगी, और सरकार भी कहती है प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। तो 4 स्ट्रोक को हम लोग प्रोत्साहित किए हैं, 2 स्ट्रोक को हतोत्साहित किए, लेकिन घूम फिर के दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं। आज नहीं कल आईसी इंजन की विदाई होना तय है। अब 20 साल बाद होगी कि 30 साल बाद होगी, जब तक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत अभी डेवलप नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत परिपक्व रूप में डेवलप हो जाएंगे, सस्ते रूप में हमें मिलने लगेंगे, आईसी इंजन की विदाई हो जाएगी। अब
लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत है वो कम होती है। और अगर ऐसा टेम्परेचर कम है तो पिस्टन में जो कूलिंग है करने की भी कम आवश्यकता। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई है, चूंकि चार्ज को सक करने के लिए हमें ज्यादा समय मिलता है। इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी हाई है, थर्मल एफिशिएंसी हाई है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई है, पॉल्यूशन कम करता है और पिस्टन की कूलिंग की भी कम जरूरत पड़ती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कम खाता है। ये फायदे हैं हमारे 4 स्ट्रोक। अब बेटा 4 स्ट्रोक के ये एडवांटेज हैं, 2 स्ट्रोक के ये एडवांटेज हैं। यहां पे जो इसके एडवांटेज हैं, मानी बात है कि 4 स्ट्रोक के डिसएडवांटेज होंगे। इसका मतलब हम लोगों ने बेटा ये समझा कि 4 स्ट्रोक इंजन कहां पे अच्छे होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन कहां पे अच्छे होते हैं। आइए समराइज करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन सस्ते होंगे प्रारंभिक लागत में। इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा या अनुरक्षण व्यय है वो भी कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर इसमें पोर्ट मैकेनिज्म तो होता नहीं, सिर्फ पोर्ट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कम होते हैं, टेयर एंड वियर कम होते हैं। लेकिन सर इसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी इसकी कम। मतलब 2 स्ट्रोक इंजन प्रारंभिक लागत और अनुरक्षण लागत में तो फायदे में रहते हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट में या परिचालन लागत में, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन प्रारंभिक लागत ज्यादा होती है, एक बार खर्च करना पड़ेगा आपको ज्यादा, और जो 6 महीने में मेंटेनेंस होता है उसमें थोड़ा ज्यादा बिल आएगा, लेकिन हर महीने आपका बिल आएगा, ईंधन की खपत कम होगी। इसके बाद 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कम लगे, 4 स्ट्रोक इंजन पोल्यूशन भी कम करेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, 4 स्ट्रोक इंजन का जो पिस्टन है उसकी कूलिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। 2 स्ट्रोक के इंजन की कूलिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि इसका माथा गर्म रहता है। क्यों माथा गर्म रहता है? सर हर चक्कर में पावर मिलती है, हर चक्कर में फ्यूल जलता है, 1 मिनट में 5000 बार फ्यूल जलता है या 2500 बार जलता है। बेटा 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन को कंपेयर किया है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको गाइड में मिलेंगे और अगर आपने इस पूरे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है तो बड़े आसानी से इसको टिक कर। तो 4 स्ट्रोक इंजन में हमारी जो है बेटा नॉइज भी कम होती है। यहाँ पे देखो नहीं लिख पाए हैं हम, नॉइज भी लेस होती है। एडवांटेज में आप लिख सकते हो 8वां कि 4 स्ट्रोक इंजन का जो नॉइज है वो भी कम होगा। इतना करने के बाद भी हम नहीं लिख पाए, नॉइज विल बी लेस। ये सारे फायदे हो गए 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के पीछे हम देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अपना लास्ट लेक्चर करेंगे, पेट्रोल डीजल को कंपेयर करेंगे और जो कंपोनेंट हैं उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। हम लोग का लास्ट लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ऐसे पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस बीच में आप अपनी एमसीक्यू शीट को लगा लीजिए। जैसे ही लास्ट लेक्चर हमारा 16वां लेक्चर होगा, आपको पूरे क्लास असाइनमेंट भी भेजने हैं, आपको एमसीक्यू के आंसर भी भेजने। और ध्यान रखें, अब जिनके आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि अब देखिए ऐप में जो प्रॉब्लम्स थी वो सही हो गई हैं, अब आपके बहाने नहीं चलेंगे। और अब अगर आपके आंसर्स नहीं आए मेरे पास तो आप विश्वास कीजिए, मैं एक एक करके बच्चों को फ़ोन करूंगा और धीरे धीरे आपको मैं ऑनलाइन वाले ऐप से वापस उसी में डाल दूंगा जहां पे आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही। फैसिलिटी वाले के साथ फ़ायदा लेना तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते साहब ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करिए, बिना उसके कुछ नहीं होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।